हेलो क्लास, है ना। आज का क्लास देखिए यहाँ पे, है ना। जो छत्तीसगढ़ की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है हमारे द्वारा, है ना, जो जिसमें वीडियो आ रहे हैं, ठीक है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से पहली बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि आज हम लोग पढ़ेंगे नलवंश के बारे में। नलवंश का जो समय काल है, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखना। ये है ना, 4वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक का ये जो है इनका क्या था, नलवंश का शासन चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में आप जाएंगे, है ना। इसके पहले हम जनजाति विद्रोह और साथ में जो सामान्य विद्रोह है उन दोनों को पढ़ाएं। वो दो वीडियो आप पहले वहाँ से देखें, उसके बाद आप यहाँ से लिंक कर पाएंगे, ठीक। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नलवंश के बारे में। जो शासन का जो समय काल था वो है ना, 4वीं सदी से 12वीं सदी। टाइम लाइन आप अच्छे से याद रखें, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रश्न हैं जो पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से आ रहे हैं, जैसे इसका पैटर्न है, तो कभी कभी कूट वाले में नलवंश, है ना, कौन सा शासन पहले आया था इसके बारे में पूछा जाता है। तो आप वहाँ से डिफाइन कर पाएंगे कि नलवंश पहले आता है, वाकाटक वंश या गुप्त वंश, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। इसको हम लोग आगे अभी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी आपके पास वैसे 1 महीने का समय है। 1 महीने में आपको पूरा छत्तीसगढ़ लगभग जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो हमारे द्वारा यहाँ से कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ और साथ में मैं जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण का क्लास अभी कंटिन्यू चल रहा है, 2-3 वीडियो आए हैं, उसको भी आप जाके देखें। चलिए ठीक, नलवंश हो गया, है ना। इनका जो टाइम पीरियड था छत्तीसगढ़ में शासन करने का, ठीक है, ये था छत्तीसगढ़ की। हाँ, छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्सा इनका जो है आपको कोरापुट उड़ीसा जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नलवंश का जो समय है, ये समय काल था 4वीं से लेकर 12वीं सदी, ठीक। अब देखिए इनकी राजधानी के बारे में। इनकी जो प्राचीन राजधानी है, ठीक है, नाम क्या है, कोरापुट उड़ीसा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नलवंश की जो प्राचीन राजधानी है, नाम है कोरापुट उड़ीसा, ठीक है। तो कोरापुट नाम की एक जगह है जहाँ नलवंश का क्या था, प्राचीन राजधानी थी। हमने प्राचीन राजधानी यहाँ पे कहा, इसका मतलब क्या है कि इनकी बाद में और कुछ राजधानियाँ आएंगी, ठीक है। तो कोरापुट ये जो स्थान है ये कहाँ है, तो उड़ीसा में, ठीक। चलिए अब आगे देखिएगा। इसके बाद जो प्राचीन राजधानी के बाद, जैसा मैंने आपको कहा कि इसके बाद इनकी आगे राजधानियाँ और आएंगी, ठीक है। प्राचीन राजधानी कहने का मतलब जो उनकी सबसे पुरानी राजधानी थी, जो सबसे पहली राजधानी बनी थी वो। इसके बाद आगे इनकी राजधानी बनी पुष्करी भोपालपट्टनम, ठीक है। तो इनकी जो राजधानी है, ठीक है, ये कहाँ है, तो पुष्करी भोपालपट्टनम। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, है ना, जो एग्ज़ाम होता है स्टेट एग्ज़ाम या जो पीसीएस, वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि कभी ऐसा प्रश्न आया कि नलवंश, है ना, इनकी राजधानियों जो कूट में है ना, आपको दिया हुआ है। जैसे पहले रख दिया कोरापुट उड़ीसा, दूसरा में पुष्करी भोपालपट्टनम, ठीक है। तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो प्राचीन राजधानी है ना, ऐसा ही पूछा जा सकता है कि उनकी सबसे पहले राजधानी कौन थी और बाद में कौन राजधानी बनी, ठीक। चलिए अब इनका शासन का क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे, है ना। ये है दंडकारण्य क्षेत्र, ठीक है। और दंडकारण्य क्षेत्र ही महाकंकार कहलाता है, ठीक। यहाँ पे आप याद रखना इसको, है ना। नलवंश का जो शासन का क्षेत्र है, ये शासन का क्षेत्र था दंडकारण्य क्षेत्र और महाकंकार। देखिए ये जो दंडकारण्य क्षेत्र महाकंकार कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि रामायण काल, महाभारत काल, है ना, इस समय इनके नाम में थोड़ा सा, है ना, आपको अंतर दिखे, ठीक। कि महाभारत काल में इसको इस नाम से पुकारा जाता था, ठीक है, और रामायण काल में इस नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। तो चलिए अब शासन का क्षेत्र आपने देखा नलवंश का कहाँ है, तो दंडकारण्य क्षेत्र और महाकंकार, ठीक। अब इसमें आपको संस्थापक, ठीक है, नलवंश तो आया, इसके संस्थापक कौन थे, मुखिया कौन थे, है ना, इसको स्थापित करने वाले कौन थे, उसके बारे में यहाँ देखेंगे। तो नलवंश का जो संस्थापक है उनका नाम है शिशु, ठीक। नलवंश का संस्थापक का नाम क्या है, तो शिशु, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। नलवंश जो है और इनके संस्थापक का नाम क्या है, तो शिशु है। और साथ में नलवंश का जो वास्तविक संस्थापक है उनका नाम है वराहराज, ठीक है। यहाँ पे चलिए आप देखेंगे कि नलवंश जो है इसके संस्थापक का नाम क्या है, तो शिशुक है, ठीक है। संस्थापक तो शिशुक है, लेकिन नलवंश का वास्तविक संस्थापक के बारे में कहीं पूछा जाएगा तो आपको वहाँ बताना है नाम वराहराज, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान देंगे कि नलवंश का जो संस्थापक अगर पूछा जाए तो नाम है शिशु, और नलवंश का वास्तविक संस्थापक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आपको नाम या क्या याद रखना है, वहाँ नाम याद रखना है वराहराज, ठीक। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक। वर्णन, ठीक है। वर्णन कहने का मतलब क्या है कि नलवंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, नलवंश का, है ना, वर्णन कहाँ पे, तो ये है आपको वायु पुराण में, ठीक है। वायु पुराण में नलवंश से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए इसमें वायु पुराण में क्या कहा गया है कि नलों को, ठीक है, नलों को कहने का मतलब ये जो नलवंश है इनके बारे में बात हो रही है, कोसर व नेसत का स्वामी कहा गया है।
चलिए देखिए यहाँ पे ये जो नल वंश है ना, इसके बारे में वर्णन हमें देखने को मिला है वायु पुराण में। और वायु पुराण में ये जो नल वंश है इसको कौशल व नैसत का स्वामी कहा गया है। ठीक, याद रखेंगे है ना कि नलों को कौशल का स्वामी, ऐसा हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है या जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है हमें किससे, तो वायु पुराण से। ठीक, अब इनका शासन था है ना, बहुत लंबा शासन आप देखने को मिलेगा, 4वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक का, लगभग 8 सदी है ना। तो यहाँ पे इनके अभी तो शासन का एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो जब ये शासन करेंगे तो इनके द्वारा कुछ है ना आपको ताम्रपत्र, शिलालेख, मुद्रा, साथ में इनके द्वारा जारी किया गया सिक्का, ये सभी चीज़ें, और इनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा है ना, जब वो सांस्कृतिक से संबंधित हो, ठीक है, धार्मिक संबंधित हो या इमारत से है ना, इमारत बनाने का, मंदिर बनाने का, वो हम लोग आगे इसी में क्या है देखेंगे, पढ़ेंगे। साथ में जो ताम्रपत्र के माध्यम से इनके जो राजा हुए है ना, जो इनका क्रम चूँकि 8 साल तक इन्होंने शासन किया था, तो अलग अलग राज्यों के द्वारा जो कार्य किया गया, मंदिर बनाया गया है ना, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं नल वंश की मुद्रा से लेते है ना, मुद्रा को देखते हैं। क्या मुद्रा, ठीक, मुद्रा मतलब पैसा जी है ना। ठीक, चलिए समझिए। अरेंगा एक स्थान है, नाम है अरेंगा या एरेंगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन दोनों नाम से आप लोग कर सकते हैं, अरेंगा या एरेंगा, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ, केसकाल और कोंडागांव जो है ना मार्ग है इसके इनके बीच में, ठीक है। तो अरेंगा करके एक स्थान कहाँ है, तो केसकाल और कोंडागांव जो मार्ग है, जोड़ने वाला सड़क मार्ग है, ठीक है, उन्हीं के मध्य में है। और अरेंगा ये स्थान का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से क्या मिला है ये देखिए, ठीक। अरेंगा में 29 स्वर्ण पद, ठीक है, 29 स्वर्ण मुद्रा किसके मिले हैं, तो वराह राज के, ठीक। देखिएगा वराह राज यहाँ पे आया हुआ है, शिशु व्याघ्र राज, उसके बाद वराह राज, ठीक है। तो वराह राज पहली बात ये याद रखना कि वो नल वंश से संबंधित होगा है ना। तो नल वंश का शासक क्या नाम क्या था, वराह राज। इनके 29 स्वर्ण मुद्रा, ठीक है, सोने का 29 मुद्रा। आप संख्या को भी याद रखें है ना, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कितनी मुद्राएं मिली थी है ना, कितनी मुद्राएं कहने का मतलब वहाँ आपको अलग अलग को दे दिया जाएगा है ना, ऑब्जेक्टिव में कि 20, 30, 25, 40, तो आपको बताना है कि है ना कि कौन सा है। 29 स्वर्ण मुद्रा ये कहाँ से मिला, तो अरेंगा से, ठीक है। और ये किसका था, किससे संबंधित था, कौन से राजा से संबंधित था, तो नाम आपको याद रखना है, वराह राज, ठीक है। तो 29 स्वर्ण मुद्रा किनके मिले, तो वराह राज के मिले। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक नाम और याद रखना है, भवदत्त वर्मन, ठीक है। वराह राज के बाद शासन किसने किया था, तो भवदत्त वर्मन ने, ठीक। देखिए इनका शासन का जो समय था वो लगभग 8 सदी तक था। तो एक क्रम से ना पढ़ते हुए है ना, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो परीक्षा में पूछा जाएगा। ये तो राजा से बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको शामिल किया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए अब यहाँ पे एक स्वर्ण ये किनके मिले हैं, तो भवदत्त वर्मन के। और आगे हम लोग आज ही की क्लास में भवदत्त वर्मन के जो शासन है ना, ठीक है, उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो एक स्वर्ण मुद्रा किसके मिले हैं, तो भवदत्त वर्मन के, ठीक है। एक स्वर्ण मुद्रा किसका मिला है, तो भवदत्त वर्मन। अब देखिए 2 स्वर्ण ये मिले हैं अर्थपति भट्टारक। चलिए अर्थपति भट्टारक के 2 स्वर्ण मुद्रा मिले हैं, भवदत्त वर्मन के 1 स्वर्ण मुद्रा मिला हुआ है, और वराह राज के 29 स्वर्ण मुद्रा मिले हुए हैं, ठीक। तो नल वंश से संबंधित इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अरेंगा एक स्थान है, केसकाल कोंडागांव मार्ग में है, 29 स्वर्ण मुद्रा वहाँ वराह राज के मिले, 1 स्वर्ण मुद्रा भवदत्त वर्मन के मिले हैं, और 2 स्वर्ण मुद्रा अर्थपति भट्टारक के मिले। चलिए अब ये जो स्वर्ण मुद्रा या सिक्के मिले हमें है ना स्वर्ण के, इसमें देखते हैं कि इसका जो एक भाग या मुख्य भाग में क्या होता था, चित्र होता था, ठीक है। और जो पृष्ठ भाग है वो क्या होता था, रिक्त होता था, खाली होता था। जैसे आजकल के है ना आप पैसे देखना, 1 रुपये है ना सिक्के का पैसे देखेंगे आप, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, ठीक है। एक और क्या है कि 1 रुपये का संकेत दिया रहता है, दूसरे बात उसमें भारत सरकार से संबंधित है ना चिन्ह रहती है, राष्ट्रीय चिन्ह। उसी प्रकार उस समय जो स्वर्ण मुद्रा आपको मिले हैं इनके समय, नल वंश के शासन के समय, तो उसमें सिक्के के एक भाग में आपको चित्र दिखाई देता था, और दूसरा भाग जो है क्या होता था, पूरी तरीके से खाली होता था, कोरा होता था, ठीक है। तो जो मुख्य पृष्ठ में क्या दिखा आपको, चित्र देखने को मिलेगा स्वर्ण मुद्रा। चलिए ठीक, अब इसके बाद एक स्थान आपको और याद रखना है, कुलिया, ठीक है। कुलिया एक स्थान, ठीक है। कुलिया है कहाँ, तो ये वर्तमान में है बालोद जिले में। यहाँ से स्तंभ राज के स्वर्ण है ना सिक्के मिले हैं, ठीक। तो एक स्थान है कुलिया है ना, वर्तमान में बालोद जिला है, बालोद जिले में है, और यहाँ स्तंभ राज के स्वर्ण मुद्रा मिले, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्तंभ राज के जो स्वर्ण मुद्रा मिले ये कहाँ से मिले हैं, तो कुलिया बालोद से। ठीक है, चलिए अब देखिए नल वंश था, है ना, नल वंश था। ठीक है, इनका शासन जो है प्राचीन राजधानी के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो ये था, है ना, कोरापुट उड़ीसा क्षेत्र में। उसके बाद इनकी राजधानी, ठीक है, कुछ दिन बाद बनी कौन, उसके भोपाल का। ठीक है, तो ये एक, है ना, ये तो इनका ही क्या था, शासन का क्षेत्र था। इसी प्रकार उसमें अन्य शासक और अन्य शासन और था। ठीक है, इनके समकालीन ही उनका क्या चल रहा था, शासन चल रहा था साथ में साथ। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं जिसमें जैसे कि, है ना, रामायण में भगवान श्री राम जी का शासन चल रहा था। उस समय श्रीलंका में जाके देखेंगे, है ना, श्रीलंका जैसे कि लंका, है ना, उस समय का लंका, ठीक है, श्रीलंका को माफ करिएगा, उस समय के लंका में, है ना, रावण का शासन चल रहा था। वैसे ही समकालीन जब दो शासन एक शासन चल रहे थे तो आपको समकालीन शासन देखने को मिलेगा नल वंश का शासन। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि नल वंश के समकालीन शासन कौन कौन से थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना क्या है, वाकाटक और गुप्त वंश। ठीक है, नल वंश का जो समय काल था, इसमें जब नल वंश शासन कर रहे थे उसी समय वाकाटक वंश और गुप्त वंश, ये दोनों, है ना, अलग अलग शासक क्या कर रहे थे यहाँ पे, ये दोनों वंश का अलग अलग शासन चल रहा था। ठीक, तो याद रखेंगे आप कि नल वंश का समकालीन राजवंश, है ना, कौन कौन से हैं, तो एक है वाकाटक वंश और दूसरा है गुप्त वंश। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, अब नल वंश से संबंधित हम लोग जानकारी देखेंगे कि हमें नल वंश से संबंधित जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। ताम्रपत्र से, शिलालेख से, मंदिर से, कहीं लेख के माध्यम से, है ना। यहाँ पर मैंने जितनी बातें आपको बताया है, ठीक है, सबको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए अब जानकारी, ठीक है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, हमें नल वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। और आगे देखिए, प्रभावती गुप्त जो वाकाटक वंश की है ना, इनसे भी हमें क्या मिलता है, तो नल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि नल वंश के समकालीन, है ना, राजवंश थे, कौन कौन थे, तो वाकाटक और गुप्त वंश। ठीक है, क्योंकि ये शासन जो तीनों का क्या चल रहा था, एक ही समय पे चल रहा था, समकालीन। ठीक, तो आप याद रखेंगे प्रभावती गुप्त जो वाकाटक वंश से संबंधित है। और ठीक है, और इनके ही जो प्रशस्ति है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, नल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसी प्रकार आगे आप देखेंगे रिद्धिपुर ताम्रपत्र। ठीक है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र ये मिला कहाँ से, तो अमरावती महाराष्ट्र से। याद रखिए, ये भी किससे संबंधित है, तो नल वंश से संबंधित है। मतलब रिद्धिपुर ताम्रपत्र अमरावती में मिली है, इससे हमें क्या मिली, क्या जानकारी मिलती है, तो नल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नल वंश के जो शासन है ना, उसके बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब पल्लव वंश। ठीक है, याद रखना नाम पल्लव वंश, नंदीवर्मन ध्रुति। ठीक है, नंदीवर्मन ध्रुति, इनके ताम्रपत्र से भी हमें नल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो याद रखेंगे पल्लव वंश, शासक का नाम है नंदीवर्मन ध्रुति, इनके ताम्रपत्र से हमें नल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चालुक्य राजा पुलकेशिन ध्रुति को। ठीक है, चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन ध्रुति, इनके ऐहोल प्रशस्ति से हमें नल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चालुक्य राजा, ठीक है, चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन ध्रुति, नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, इनके ऐहोल प्रशस्ति। ठीक है, साथ में इसको ये चीज भी याद रखना कि जो पुलकेशिन ध्रुति है ना, उनका संबंध किससे है, तो ऐहोल प्रशस्ति से है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन ध्रुति से हमें ऐहोल, है ना, ऐहोल प्रशस्ति जो है, इससे हमें नल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब एक चीज आप याद रखेंगे, और नल वंश जो है छत्तीसगढ़ का प्राचीन राजवंश भी है। ठीक है, नल वंश जो है छत्तीसगढ़ का प्राचीन राजवंश भी है। ठीक, अब देखिए नल वंश का, है ना, पतन कैसे हुआ, ये शासन जो है समाप्त कैसे हुआ है, देखते हैं। ज़्यादातर शासन आपको ये, है ना, या उनकी आंतरिक जो कमियां होती हैं प्रशासन की, है ना, जो केंद्रीय प्रशासन है वो उनका अच्छे से नहीं होता, प्रशासनिक और राजनीतिक, ठीक है, चीज़ें, तब एक शासन क्या है ना, वो खत्म होने लगता है। उसी प्रकार चलिए यहाँ पे नल वंश का पतन देखते हैं कैसे थे। तो यहाँ छिंदकनाथ वंशी तथा मध्य छत्तीसगढ़ में पांडुवंशी, ठीक है, ये दोनों इनके पतन के कारण थे, क्योंकि इन दोनों से इनका क्या होता रहता था, युद्ध होता रहता था। ठीक है, तो इनका पतन का प्रमुख कारण कौन है, तो एक वंश याद रखिएगा, छिंदकनाथ वंशी वंश, और दूसरा मध्य छत्तीसगढ़ में पांडुवंशी।
ठीक है, पतन को आप अच्छे से याद रखेंगे कि नल वंश का पतन कैसे हुआ। तो उसका दो मेन कारण आपको देखने को मिलेगा, एक छिंदक नाग वंश है ना, जो समय इनके क्या थे, शासन कर रहे थे, और साथ में मध्य जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है वहाँ पांडु वंशी, क्योंकि इनके साथ आपको आगे जाके युद्ध देखने को मिलेगा इनका, है ना। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे आते हैं, आप पढ़ते हैं एक शासक का नाम है सिसुक। ठीक है, शासक का नाम क्या है, तो सिसुक है। और सिसुक जो है नल वंश के संस्थापक है ना, सिसुक को क्या है, नल वंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, सिसुक को क्या है, तो नल वंश का संस्थापक कहा जाता है, और साथ ही सिसुक जो है आदि पुरुष भी कहलाते हैं नल वंश के। ठीक, तो सिसुक के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है कि नल वंश का संस्थापक कहलाते हैं, साथ ही नल वंश का आदि पुरुष भी कहलाते हैं, और नाम है क्या उनका, सिसुक। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, और अब शासन करने आते हैं सिसुक के बाद कौन, तो व्याघ्रराज। ठीक है, नाम आपको अच्छे से याद रखना है, व्याघ्रराज। ठीक, यहाँ पे हम लोग आते हैं हरिसेन। हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, व्याघ्रराज का समय काल था, है ना, शासन कौन कर रहे थे, व्याघ्रराज। तो हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर उन्हीं तथ्यों को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो व्याघ्रराज के बारे में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बातें महत्वपूर्ण थी उसको मैंने यहाँ पे वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, तो व्याघ्रराज के समय काल में, ठीक है, हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है हरिसेन की, उससे हमें जानकारी मिलती है कि इस समय समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त जो है दक्षिणापथ विजय अभियान चला रहे थे। ठीक है, आपको याद रखना है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, भारत के नेपोलियन कहलाते हैं, है ना। तो समुद्रगुप्त क्या है, इस समय क्या कर रहे थे, व्याघ्रराज की जो समय था, है ना, शासन का समय, दक्षिणापथ विजय अभियान चला रहे थे। ठीक है, जो दक्षिण वाले हिस्से में है क्या कर रहे थे, विजय अभियान चला रहे थे। कहे में तो वहाँ लड़ाई करते थे, है ना, युद्ध करते थे और जीतते थे, और साम्राज्य को क्या करते थे, अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर देते थे या कुछ संधि करके उन्हें छोड़ देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे समुद्रगुप्त जो है इनके कार्यों का संबंध आपको व्याघ्रराज के शासनकाल से देखने को मिलेगा। तो समुद्रगुप्त दक्षिणापथ विजय अभियान चला रहे थे, साथ में नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया। ठीक, तो व्याघ्रराज और किनके मध्य युद्ध हुआ, तो समुद्रगुप्त। किस अभियान के दौरान, तो दक्षिणापथ अभियान के दौरान। ठीक है, व्याघ्रराज और समुद्रगुप्त का युद्ध हुआ, और साथ में समुद्रगुप्त, है ना, इसमें हार किनकी हुई, तो राजा व्याघ्रराज। ठीक, राजा व्याघ्रराज की हार हो गई, और उसके बाद जो है ना समुद्रगुप्त है वो व्याघ्रहंता की उपाधि था। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, व्याघ्रराज शासन कर रहे थे, इसी समय भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त, ठीक है, ये दक्षिणापथ अभियान चला रहे थे। ठीक है, तो इन बीच जब इनका युद्ध हुआ व्याघ्रराज से, ठीक है, तो इसमें जीत हुई किनकी, समुद्रगुप्त की, और हार हो गई किनकी, व्याघ्रराज की। ठीक है, तो इस हार के कारण जो व्याघ्रराज है उन्हीं को व्याघ्रहंता की उपाधि, ठीक है, इनको हराने के बाद किनको मिली, तो समुद्रगुप्त। ये बातें हुई व्याघ्रराज के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किनके बारे में, तो वराहराज के बारे में। ठीक है, इनके बारे में, तो वराहराज के बारे में। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, सिसुक के बारे में पढ़ रहे थे, नलवंश के संस्थापक और साथ में आदि पुरुष कहलाते हैं सिसुक। उसी प्रकार वराहराज जो है वास्तविक संस्थापक कहलाता है। ठीक है, वराहराज जो है नलवंश के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, कभी प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि नलवंश के शासक, है ना, नलवंश के संस्थापक और साथ में वास्तविक संस्थापक तो दोनों अलग हैं। नलवंश के संस्थापक सिसुक हैं, और नलवंश के वास्तविक संस्थापक हैं, उनका नाम है वराहराज। ठीक, अब देखिए स्वतंत्र शासक के रूप में बस्तर पर शासन किया। ठीक, वराहराज को वास्तविक संस्थापक माना जाता है नलवंश का, और इन्होंने स्वतंत्र शासक के रूप में, मतलब किसी के अधीन, किसी के नियंत्रण में काम न रह करके पूरी तरीके से अपने, है ना, अपनी जो नीतियाँ हैं उनके साथ काम किया। इसलिए वराहराज को, ठीक है, स्वतंत्र शासक के रूप में बस्तर का शासन, है ना, शासक कहा जाता है। वराहराज ने स्वतंत्र शासक के रूप में, है ना, बस्तर में क्या किया, तो शासन किया। ठीक, अब चलिए वराहराज के समय एक चीज याद रखना, वाकाटक नरेश नाम है ना, उन्होंने आक्रमण किया था। ठीक, वराहराज के समय, है ना, वाकाटक नरेश ने आक्रमण किया था इनके शासन क्षेत्र में। चलिए अब आगे देखते हैं कोंडागांव। थोड़ी देर हम लोगों ने पहले पढ़ा था कोंडागांव केस का, ये जो मार्ग है ना, इसमें एक गांव है, आपको याद रखना है, एडेंगा या अडेंगा। यहाँ 29 स्वर्ण मुद्राएं मिली थी। ये किससे संबंधित थी, तो वराहराज। इसीलिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे वास्तविक संस्थापक भी वराहराज है। ठीक, चलिए, और ये
शैव मत के अनुयायी थे, ठीक है, शैव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। और इनके सिक्कों में, वराह राज के सिक्कों में आपको शैव, है ना, इनका जो चित्रांकन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और इनके सिक्कों में आपको श्री वराह राज्य से उत्कीर्ण, है ना, ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक। चलिए यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जो वराह राज जी है वो शैव धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। सिक्कों में भी आपको उसका चित्रांकन देखने को मिलता है, साथ ही सिक्कों में इनके नाम, ठीक है, नाम श्री वराह राज्य से, ठीक है, श्री वराह राज्य से उत्कीर्ण लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये बातें हुई वराह राज के बारे में, जो उनके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं नलवंश, ठीक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, और शासक का नाम है भवदत्त वर्मन, ठीक है, नाम है भवदत्त वर्मन। इनका क्षेत्र देखिए, शासन का क्षेत्र बरार से लेकर कोरापुट तक था, ठीक है। भवदत्त वर्मन जो है, इनके शासन का जो क्षेत्र था ये था बरार से लेकर कहाँ तक, तो कोरापुट तक, ठीक। और इन्होंने, भवदत्त वर्मन ने उपाधि धारण की थी महाराज भट्टारक की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि महाराज भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी, और साथ में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे महाराज भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो की थी भवदत्त वर्मन ने, ठीक है। भवदत्त वर्मन ने महाराज भट्टारक की उपाधि धारण की थी, ठीक। और भवदत्त वर्मन के जो आराध्य देव थे ये थे शंकर देव, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने वराह राज के बारे में बताया था, है ना, वो क्या थे, शैव धर्म को मानने वाले थे। उसके बाद आगे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भवदत्त वर्मन के बारे में। तो भवदत्त वर्मन भी शैव धर्म के ही अनुयायी थे, इनके आराध्य देव थे शंकर देव, ठीक। चलिए, आजकल छत्तीसगढ़ के पेपर में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो शासक है ना, उनकी पत्नी का नाम, उनकी पुत्री का नाम और पुत्र का नाम ऐसा पूछा जाता है ना, उनके माता पिता का नाम। तो चलिए देखिए यहाँ पे भवदत्त वर्मन की जो पत्नी है, इनका नाम है अच्छाली भट्टारिका, ठीक। भवदत्त वर्मन की जो पत्नी का नाम है, नाम क्या है, तो अच्छाली भट्टारिका। और इनके पुत्र का नाम है अर्थपति भट्टारक, और साथ में स्कंद वर्मन, ठीक है। इनके शासन के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भवदत्त वर्मन के पुत्र, है ना, पुत्र का नाम है अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन, ठीक। और भवदत्त वर्मन से संबंधित अभिलेख ये जो है कोड़ागढ़ जैतूर राज्य, ठीक है। तो भवदत्त वर्मन से संबंधित जो अभिलेख है वो क्या, कौन सा है, तो कोड़ागढ़, ठीक है। तो कोड़ागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, ये प्रश्न कभी आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है भवदत्त वर्मन से। साथ में कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि कोड़ागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा नलवंश से, ठीक है। और ये कोड़ागढ़ अभिलेख ये है कहाँ, तो ये जैतूर राज्य में, ठीक है। कोड़ागढ़ अभिलेख कहाँ है, तो जैतूर राज्य में, आपको याद रखना है, ठीक है। साथ में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोड़ागढ़ है, ये जो है नलों का पहला अभिलेख है, ठीक है। नलवंश का पहला लेख या अभिलेख या सीधा लेख आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कि कोड़ागढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। कोड़ागढ़ कहाँ है, तो जैतूर राज्य में। आपको अच्छे से याद रखना है कि कोड़ागढ़ जो अभिलेख है ये जो है भवदत्त वर्मन और साथ ही नलवंश से संबंधित है, ठीक। चलिए, अब भवदत्त वर्मन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिद्धपुर तामपुत्र, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये अमरावती है ना, महाराष्ट्र से संबंधित है। और ये इसमें क्या है, भवदत्त वर्मन के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। उसी प्रकार चलिए आगे देखेंगे आप पेड़ेंगा, है ना, ये कोंडागांव में बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि कोंडागांव और केसकर मार्ग में यहाँ श्री भवदत्त राजा से उत्कीर्ण स्वर्ण मुद्राएं आपको प्राप्त होंगी, ठीक। चलिए यहाँ पे हम थोड़ी देर पहले क्या देखा था, वराह राज के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ इनके सिक्के में, है ना, जो स्वर्ण सिक्के थे उसमें श्री वराह राज्य से उत्कीर्ण देखने को मिला था। इनके तो वराह राज के, ठीक। अब इनके बाद शासन अगले आता है इनका, तो भवदत्त वर्मन का। और इनके स्वर्ण सिक्के में आपको श्री भवदत्त राज्य से उत्कीर्ण, है ना, ये क्या है, लिखा हुआ, अंकित हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ याद रखेंगे कि वराह राज ने भी स्वर्ण सिक्के जारी किए थे और उसमें अपना नाम क्या किया, अंकन करवाया था। उसी प्रकार भवदत्त वर्मन ने भी स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं और इन्होंने भी उस सिक्के पे अपना क्या किया था, नाम अंकित करवाया था, ठीक। चलिए अब देखते हैं भट्टारक की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो भट्टारक की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे, नाम क्या है, भवदत्त वर्मन, ठीक। और गुप्तों की राजधानी प्रयाग से दानपत्र जारी किया, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उस समय गुप्त शासन भी चल रहा था छत्तीसगढ़ में, एक छोटा सा शासन आपका गुप्तों को भी देखने को मिलेगा। वहाँ जो उनकी राजधानी थी ना, ठीक है, कौन थी, तो प्रयाग। याद रखना है कौन सी थी, तो प्रयाग। प्रयाग स्थल से, ठीक है,
भवदत्त वर्मन ने क्या किया, तो दान पत्र जारी किया था। इससे ये चीज़ हमें जानकारी यहाँ से मिलती है गुप्त वंश के बारे में, या तो भवदत्त वर्मन का गुप्त वंश के साथ क्या है, उनका संबंध अच्छा रहा होगा, है ना, राजनीतिक और पारिवारिक संबंध, साथ ही या ठीक है, या आपको ये देखने को मिलेगा, इसका दो मतलब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इनका हो सकता है कि उनके साथ संबंध अच्छा हो या इनके नियंत्रण में रहता हो, ठीक है, या भवदत्त वर्मन के नियंत्रण में ये क्षेत्र आता हो, ठीक है। तो फिलहाल आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि गुप्तों की राजधानी प्रयाग से, है ना, दान पत्र जारी किया गया था। ये किए किसने थे, तो भवदत्त वर्मन ने। चलिए ठीक, अब इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं वाकाटकों, है ना। भवदत्त वर्मन में वाकाटकों के साथ जो चीज़ें हुई थी यहाँ पे, है ना, एक युद्ध आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि नल वंश के जो समकालीन वंश थे वो थे वाकाटक और गुप्त वंश, ठीक। तो यहाँ पे गुप्त वंश अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि गुप्तों की राजधानी प्रयाग से, है ना, दान पत्र जारी किया था भवदत्त वर्मन ने, जो नल वंश के थे, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखो वाकाटकों। तो वाकाटक इनके समकालीन राजवंश थे। तो वाकाटकों की राजधानी पर नंदीवर्धन, ठीक है। तो वाकाटकों की राजधानी नाम है नंदीवर्धन, जिसको नांदेड़ भी कहते हैं, ठीक है। वो वाकाटकों की राजधानी नाम है नंदीवर्धन, जिसको नांदेड़ भी कहते थे। यहाँ पर भवदत्त वर्मन ने क्या किया, आक्रमण किया और अधिकार कर लिया, ठीक। देखिए वाकाटकों की राजधानी नाम आपको याद रखना है अच्छे से, नंदीवर्धन और नांदेड़, ठीक है। यहाँ पर भवदत्त वर्मन ने क्या किया, पहले युद्ध किया और इस युद्ध जीतने के बाद इस क्षेत्र पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। भवदत्त वर्मन बस्तर तथा कौशल क्षेत्र में वाकाटकों को पराजित कर साम्राज्य का विस्तार नागपुर और बरार तक किया, ठीक है। तो वाकाटकों की राजधानी थी नंदीवर्धन, नांदेड़ के नाम से हम उसको जानते हैं। वहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया और क्या कर लिया, वहाँ कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद इन्हीं में देखते हैं कि वाकाटकों को शासन आपको बस्तर और कौशल क्षेत्र में यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये समकालीन वंश थे, है ना। तो जो इनका जो शासन का क्षेत्र था उसके आसपास आपको वाकाटकों और गुप्तों का भी शासन का क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो वाकाटकों का शासन उस समय था बस्तर और कौशल में, ठीक है, बस्तर और कौशल क्षेत्र में था। वहाँ वाकाटकों को क्या किया, युद्ध में भवदत्त वर्मन ने पराजित कर दिया और जो जीता हुआ क्षेत्र था उसको अपने साम्राज्य में डाली। इससे क्या हुआ कि भवदत्त वर्मन का जो शासन का जो क्षेत्र था उसमें क्या हुआ, वो क्षेत्र बढ़ गया, उसका विस्तार हुआ, ठीक है। और ये विस्तार कहाँ तक हुआ, तो नागपुर और बरार तक, ठीक है, नागपुर और बरार तक, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, है ना। साथ में आपको भवदत्त वर्मन के बारे में हम देखने को मिलेगा कि सोने के सिक्के चलवाए, ठीक है, सोने के सिक्के चलवाए भवदत्त वर्मन ने। साथ ही सोने के सिक्के पर क्या किया, इन्होंने अपना नाम श्री भवदत्त राजा से उत्कीर्ण करवाया, ठीक। चलिए, और रिद्धिपुर ताम्रपत्र के बारे में याद रखना है, ये जो है अमरावती, है ना, महाराष्ट्र से संबंधित है, साथ में भवदत्त वर्मन से ही संबंधित है और नलवन से भी संबंधित है। भवदत्त वर्मन ने वाकाटक शासक नरेंद्र सोन को पराजित कर राजधानी नंदीवर्धन को नष्ट कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद जब हम लोग, है ना, वाकाटकों वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में तो और वीडियो आएंगे आपके पास नल वंश के पास, है ना। नल वंश के बाद उसके बाद वाकाटकों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने अभी आक्रमण किया है, फिर वाकाटकों के द्वारा इन पर आक्रमण किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो भवदत्त वर्मन ने वाकाटकों के शासक, ठीक है, वाकाटक के जो शासक के नाम है आपको याद रखना है, नरेंद्र सिंह, इंपॉर्टेंट है। इनको क्या किया, युद्ध में पराजित किया और जो इनका राजधानी था नंदीवर्धन नांदेड़, उसको क्या किया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे देखिए रिद्धिपुर, है ना, अभिलेख अमरावती, है ना, कहाँ से संबंधित है, तो अमरावती महाराष्ट्र से, और ये नलवन से संबंधित है, साथ में भवदत्त वर्मन से, ठीक। उसी प्रकार केसरी बेड़ा अभिलेख ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ठीक है। उड़ीसा राज्य प्राप्त हुआ ये स्थान है, आपको याद रखना। केसरी बेड़ा जो है उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। और केसरी बेड़ा जो है किस शासक से संबंधित है, तो अर्थपति भट्टारक। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र ये अभिलेख ये संबंधित किससे है, तो अर्थपति भट्टारक से। और केसरी बेड़ा ये कहाँ है, तो उड़ीसा में, ठीक। उसी प्रकार पाड़िया पाथर ये भी कहाँ है, अभिलेख आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पाड़िया पाथर उड़ीसा में, और ये संबंधित है भीमसेन द्वितीय से, भीमसेन देव से, माफ करिएगा, भीमसेन देव से, ठीक है। पाड़िया पाथर उड़ीसा में है, आपको याद रखना है, और ये जो संबंधित है भीमसेन देव से। उसी प्रकार राज्य में आपको देखने को मिलेगा क्या, अभिलेख, और ये संबंधित किससे है, तो बिलासपुर से, ठीक है। राज्य में आपको अभिलेख जो देखने को मिलेगा और वो संबंधित किससे है, तो बिलासपुर से। उसी का कोड़ागढ़ अभिलेख ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उड़ीसा में, और
इससे संबंधित किससे है? पोड़ागढ़ अभिलेख संबंधित किससे है? तो स्कंद वर्मन से। ठीक है, देखो ये जिस क्षेत्र में शासन था इनका, ठीक है, और साथ में इनके समकालीन शासकों का, वो जो है उसी क्षेत्र में इनसे संबंधित आपको अभिलेख है ना और शिलालेख देखने को मिलेंगे। चलिए, तो साथ में आप जो अभिलेख और शिलालेख और ताम्रलेख बता रहा हूँ, उसका आपको स्थान को भी याद रखना है और साथ में कौन से राजवंश से संबंधित है ये भी याद रखना है और साथ में किस शासक से संबंधित है ये भी याद रखना है। अब देखिए गुंजाम अभिलेख, ये कहाँ है? तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा और ये संबंधित किससे है? तो भीमसेन देव से। ये संबंधित किससे है? तो भीमसेन देव से। ठीक, चलिए इन सब चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो इनका शासन का क्षेत्र था, जो अभिलेख और ताम्रलेख आपको देखने को मिलेंगे वो एक स्थान से मिलेंगे, उस स्थान को आपको याद रखना है, अभिलेख के नाम को याद रखना है, साथ में जो शासक उस अभिलेख या शिलालेख से संबंधित है उसके बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए मैं एक छोटा सा रिव्यू है ना एक बार थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं, बहुत फास्ट रिविजन है। ठीक है, चलिए देखिए पहली बात तो नल वंश का आपको समय को याद रखना है, 4वीं से 12वीं सदी। इनकी प्राचीन राजधानी और उसके बाद जो राजधानी आई उसको आपको याद रखना है। ठीक है, साथ में इनके जो शासन का क्षेत्र था उसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको संस्थापक और साथ में जो वास्तविक संस्थापक देखने को मिले हैं उन दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद इससे मुद्रा से संबंधित है ना कि मुद्रा कहाँ कहाँ से मिला है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे 29 स्वर्ण मुद्रा किनके हैं? तो वराराज के हैं। 1 स्वर्ण मिला भवदत्त वर्मन का, 2 स्वर्ण मुद्रा मिला किसका? अर्धपति भट्टारक का। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे आप समकालीन राजवंश के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समकालीन राजवंश को भी इसके साथ में पढ़ना जरूरी है क्योंकि उनके साथ युद्ध होगा, साथ में उनके द्वारा क्या हो जाएगा उनके क्षेत्र में, यहाँ से क्या जैसे कि यहाँ पे गुप्त वंश से उनके राजधानी क्या नाम है? प्रयाग, वहाँ से उन्होंने क्या दान पत्र जारी किया, साथ में वाकाटक में इन्होंने आक्रमण किया था, युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उसके बारे में विस्तृत में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हरिसेन, ये कहाँ से इनके बारे में जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति, साथ में प्रभावती गुप्त की वाकाटक से जो संबंधित है उनसे देखेंगे। रिधिपुर ताम्रपत्र, पल्लव वंश, नंदीवर्मन नीति है ना, चालुक्य वंश, इन सभी से हमें क्या नल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब नल, ठीक है, नल वंश का पतन कैसे हुआ इसके बारे में लोग आगे हम देखेंगे। विशेष करके आप याद रखना कि छिंदक नागवंश और साथ में मध्य में छत्तीसगढ़ के मध्य में जो पांडु वंश है इनसे क्या हुआ? इनका युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ और धीरे धीरे ये क्या हो जाता है? इनका प्रशासनिक और राजनीतिक शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती है और इनका धीरे धीरे क्या हो जाता है? शासन का पूरी तरीके से है ना समाप्त हो जाता है। ठीक, उसके बाद शिशु के बारे में यहाँ पे देखें। फिर व्याघ्रराज है ना, व्याघ्रराज से संबंधित चीज़ें आप यहाँ से देखना। वराराज वास्तविक संस्थापक हैं, इनसे संबंधित कार्य देखेंगे आप, किस धर्म को मानने वाले थे है ना, ये भी आप देखना। भवदत्त वर्मन, ठीक है, इनका शासन क्षेत्र देखना। ये सारी बातें जो है भवदत्त वर्मन से ही संबंधित है, तो भवदत्त वर्मन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनका शासनकाल बड़ा था। ठीक है, और ये जो मैंने आपको अभिलेख बताया है, ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है और किस, ठीक है, किस स्थान से संबंधित है, साथ में किस वंश से संबंधित है और कौन से राजा इनसे संबंध रखते थे, इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। पेपर में जो प्रश्न आएंगे यहीं से आएंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम लोग यही एंड अप करते हैं। फिर इसके बारे में जो अगली जानकारी है जो बचा हुआ है ना इसमें पढ़ना है अभी तो क्योंकि 8 सदी का है। ठीक है, 8 सदी का शासन है, तो एक ही वीडियो में फिर कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, तो इसको 2-3 वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट करूँगा। वहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा नलवंश। उसके बाद नलवंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाकाटक वंश के बारे में। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही एंड अप करते हैं।